हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 एंड वी विल कवर पेज नंबर 34 टू 39 एंड अवर मेन टॉपिक इज़ ओम्स लॉ। तो देखिए, ओम्स लॉ को समझने से पहले हमें रेजिस्टेंस के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ओम्स लॉ का रिलेशन है वो पता है किसके बीच में होता है? वो होता है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशन दिया वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो वोल्टेज एंड करंट के कंसेप्ट को तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। बचा कौन सा है? रेजिस्टेंस। तो बेसिकली बेटा पता है रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है? एक स्पीड ब्रेकर की तरह। ये देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल है। सबसे पहले स्पीड ब्रेकर का एग्जांपल लेते हैं। स्पीड ब्रेकर कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर बहुत फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं, उनका स्पीड आपको कम करना पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना स्पीड ब्रेकर क्यों लगाते हैं? क्योंकि बहुत फास्ट स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है तो उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाए। सेम विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी क्या होता है बेटा? करंट की ना स्पीड को कम कर देता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्किट है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाएगा और रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा? तो देखिए ये करंट आई, रेजिस्टेंस लगाने से क्या हुआ? जो करंट की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। जैसे करंट का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब 5 कूलाम चार्ज मान लीजिए 2 सेकंड में फ्लो होते हैं। मान लीजिए 5 कूलाम चार्ज है, वो 2 सेकंड में फ्लो हो रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें 4 टू 5 सेकंड का टाइम लगे। वो टोटली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किस टाइप का आपने लगाया है। तो ये चीज तो यहाँ से समझ आ गई होगी कि बेटा रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है। रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है? यहाँ पे जो करंट है, करंट का स्पीड कम हो जाता है। सिंबल इसी तरीके से स्पीड ब्रेकर से, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में समझा। अब हम आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ किस में रिलेशन बता रहा है? वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस में। अब ओम्स ने क्या बोला बेटा कि जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आप वोल्टेज भी बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। जैसे आप यहाँ पे ग्राफ में दे सकते हैं, करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाया है। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ओके, एक पर्टिकुलर लिमिट तक। ये सब जगह वैलिड नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह ये वैलिड होता है। तो हमें ये पता है कि एक लिमिट तक वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ रही है। और अगर हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है इक्वल टू आई आर। ओके, अब ये आर क्या है और आया कैसे? तो सबसे पहले ये प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझते हैं, जो नॉर्मली हमें पता होना चाहिए। ओके, और इस प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? लगाया क्यों जाता है? मान लीजिए कि आप कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, किसी भी टाइप का है। तो वहां पर इक्वल का मतलब क्या है? इक्वल का मतलब क्या है कि लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? लेफ्ट और राइट की वैल्यूज बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं है, लेफ्ट में तो 5 आ रहा है और लेफ्ट साइड में कुछ 4.8 आ रहा है। तो ये जो वैल्यूज में डिफरेंस कैसे आया? तो कहीं ना कहीं 0.2 का जो डिफरेंस आया है उसके लिए हम प्रोपोर्शनल साइन लगा देते हैं। किसका साइन लगा देते हैं? प्रोपोर्शनल साइन लगा देते हैं। ऐसे ही वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। क्योंकि कई बार तो आपने सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया है, बट कई बार ऑटोमेटिकली नहीं भी लगाया है, तो अपने आप किसी भी बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? वो आगे बढ़ने से रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं वायर का खुद का भी कई बार रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इससे हमें वोल्टेज का फॉर्मूला मिला V इक्वल टू आई आर। इससे R की वैल्यू क्या मिल गई? V अपॉन आई। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। और सिंबल क्या होता है? इस तरीके से इसका सिंबल बनाते हैं जिसे ओम सिंबल बोलते हैं। ओके, तो वंस अगेन व्हाट इज ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ voltage is directly proportional to current and resistance will be equal to voltage upon current। तो ये आपको याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। अब अगर मैंने आपको बोला कि बेटा 1 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या है, तो मान लीजिए अगर कोई भी बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट है। और उस सर्किट में से मान लीजिए ये कोई सर्किट है, इससे आप 1 वोल्टेज
अप्लाई कर रहे हो इस सर्किट पे, और इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। आर का फॉर्मूला क्या है V अपॉन आई, वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, करंट कितनी है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम। If the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and current through its 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. Okay, तो ये तो हमें रेजिस्टेंस समझ आ गया। अब द सिंपल सी थिंग कि जो बेटा ये रेजिस्टेंस है ना, ये डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये फिजिकल चीजों पे डिपेंड करेगा ना। तो देखिए रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। व्हाट आई मीन टू से, अगर मैंने लेंथ डबल करी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, मैंने लेंथ 3 टाइम्स करी तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम हो गया, मैंने लेंथ 4 टाइम्स की तो मेरा रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो गया। अब चलिए मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। एक वायर का ये एक रेजिस्टेंस है, दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस। अब आप मुझे बताइए तीनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ऑफ कोर्स थर्ड वन का ज्यादा है, क्योंकि थर्ड वन की लेंथ ज्यादा है। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डिपेंडेंट है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। अगर आपने एरिया 2 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, ठीक है। एरिया 3 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस 1/3 टाइम्स हो गया, एरिया 4 टाइम किया तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो गया। तो जो बेटा रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो नाउ यू कैन सी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। अब ये दोनों को हमने लिख दिया साथ में, R is directly proportional to L and inversely proportional to A. R is equal to directly proportional to L upon A. अब once again, अगर मान लो आप L और A को डिवाइड करते हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल आ ही नहीं रहा है। मान लो लेंथ 5 मीटर है, एरिया 2 मीटर है, बट रेजिस्टेंस 5/2 नहीं है, तो ये डिफरेंस कहाँ से आया। मान लो माइनर सा भी कोई डिफरेंस है 0.02 का, 0.03 का, क्यों आया है, तो उसके लिए हमने इक्वल का साइन लगा दिया, और इस इक्वल के साइन को लिखा हमने यहाँ पे, इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो क्या आया, रो। और इस रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। मतलब ये अदर पैरामीटर है, अदर फैक्टर्स है, ठीक है, जिनको आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल हीट हो गई, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो गया, थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो प्रेशर की वजह से इधर हो गया, तो बहुत सारे पैरामीटर्स है जो इसके अंदर आ गए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हम उस केवल 0.02 के लिए अपना बना बनाया फॉर्मूला खराब कर दें और उसमें इतने सारे फॉर्मूलेज में चीजें ऐड करें, तो फॉर्मूला कितना लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 98.99% चीजें ले लेते हैं, 0.1 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 0.1 के लिए हमने एक टर्म दे दी रो, जिसको हमने बोल दिया रेजिस्टिविटी। तो मोटे मोटे शब्दों में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। ओके, R किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके एरिया के। और अगर आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। क्या हो जाएगा, रो L अपॉन ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, L क्या है, लेंथ है, और A क्या है, एरिया है। ठीक है, तो ये रो ध्यान रखना है आपको, क्या होती है, रेजिस्टिविटी है। वंस अगेन R इक्वल टू रो L अपॉन ए। अभी जो रो है, रो अगर रेजिस्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। हमने पुटअप कर दिया, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, आपको कितना मिला, रेजिस्टिविटी ओम मीटर। कितनी मिली, ओम मीटर। अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और नेचर पे, कि मटेरियल का कंपोजिशन किस टाइप का है और उसका नेचर किस तरीके का है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट केस में पढ़ा हमने कि जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, जो वोल्टेज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, एंड हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करें तो R इक्वल टू V अपॉन आई। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओके,
तो ये तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिया एक बार का, V अपॉन आई। कौन सा फॉर्मूला लिया? V अपॉन आई। एंड द सेकेंड वन इज R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, V अपॉन आई, एंड सेकेंड फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी। एल क्या होती है? लेंथ। ए क्या होता है? एरिया। ओके, और यहां से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? आर ए अपॉन एल। केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर रो कितना हो गया? आर ए मल्टीप्लाई में गया, एल डिवीजन में गया, तो रो कितना मिला? आर ए अपॉन एल। अब अगर मैं बेटा आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हमने ये फॉर्मूलेस किए अभी तक। अच्छा, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि बेटा रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे, करंट पे, लेंथ पे और एरिया पे। तो बेटा वो फिजिकल है ना, तो फिजिकल चीजों पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे और एरिया पे। तब आप वोल्टेज और करंट मत लेना, ये मैं आपको एडवांस चीज बता रही हूँ, ठीक है? 1+ एडवांस पे चले गए हम। ओके, लेंथ पे और एरिया पे, यहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ये केवल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो दो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर हो गए, ठीक है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यहाँ पे ओम होती है, वो तो सेम ही रहेगी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ये आपको ध्यान रखनी है, कितनी होती है? ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर होती है। तो ये जो तीनों लिखा है लास्ट का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑफकोर्स ये आपको समझ आना चाहिए। अब अगर बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कि बेटा जो अगर मान लो किसी वायर की लेंथ मैंने डबल कर दी तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑफकोर्स जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है? रो एल अपॉन ए। अगर लेंथ को डबल कर दिया तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। द सेकेंड वन इज इफ एरिया इज डबल देन इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। अगर एरिया डबल कर दिया, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो अगर मैंने एरिया को यहाँ पे डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? हाफ हो गया, है ना? 1/2 आ गया ना पहले की कंपैरेटिवली, तो क्या हो गया? हाफ हो गया। तो इस तरीके से आपको ना क्वेश्चंस का आंसर देना आना चाहिए। अब इसके बाद आएगी एक टर्म कंडक्टिविटी। क्या होगी? कंडक्टिविटी। तो देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है? जो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। किसका अपोज कर रहा है? करंट का अपोज कर रहा है। और जो रेजिस्टिविटी है उसका हमने फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन एग्जैक्टली रेजिस्टिविटी है क्या? हमने फॉर्मूला देख लिया रो एल अपॉन ए, तो लेकिन यहाँ पे रो इज द रेजिस्टिविटी, लेकिन रेजिस्टिविटी होती क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी होती है प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस ना कितना अपोज कर सकती है करंट का, किस अमाउंट में करंट का अपोज कर सकती है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमें क्या बताती है? विच टेल्स अस हाउ मच करंट वी कैन अपोज। तो दैट इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है? जो क्या बता रही है? रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को बता रही है। क्लियर है? इसी के बाद एक टर्म आई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। देखिए ये सिंबल होता है रो, जो किसका है? रेजिस्टिविटी का, दैट इज सिग्मा इज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी कितनी है? हाउ फास्ट करंट कैन फ्लो। और रेजिस्टिविटी क्या है? हाउ फास्ट करंट कैन नॉट फ्लो। ये तो अपोज कर रही है और ये फास्ट मूव कर रही है, तो दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है? रो को यू कैन राइट 1 अपॉन सिग्मा। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि करंट कितना स्लो फ्लो होती है, ठीक है? करंट का अपोज कितना ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बेटा मेटल्स की बात करें, मेटल्स और एलॉय की, तो इसमें क्या करंट का कंडक्शन ज्यादा होता है कि नहीं होता है? करंट आराम से फ्लो हो जाती है ना मेटल में। मतलब करंट आराम से फ्लो हो रही है तो मतलब रेजिस्टेंस लो है, मतलब उसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या है? लो है। इसकी वैल्यू कितनी होती है रेजिस्टिविटी की? 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर। ओके, तो मेटल्स के अंदर रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का अपोज कर रहा है। करंट कितनी स्लोली फ्लो हो सकती है, ठीक है? तो मेटल्स में क्या है? यही होता है। मेटल्स में तो करंट फास्ट फ्लो होती है, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? लो हो गया, रेजिस्टेंस नहीं होता। जबकि इंसुलेटर क्या होते हैं बेटा? इंसुलेटर जिसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप रेजिस्टिविटी को देखें, इंसुलेटर में क्या होता है?
करंट इजीली फ्लो होती है कि नहीं होती है? इंसुलेटर में करंट इजीली फ्लो हो जाती है कि नहीं होती है? इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती है। आप अपने घर पे रबड़ की चप्पल पहनते हैं, बोलते हैं ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स पे हाथ लगाओ तो रबड़ की चप्पल पहनो, क्यों पहनो? ताकि आपको करंट नहीं लगे। रबड़ क्या होता है? इंसुलेटर होता है, तो मतलब इंसुलेटर पे करंट तो फ्लो नहीं होती। मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है? बहुत हाई है। करंट फ्लो नहीं हो रही है मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है? बहुत हाई है। कितना है? 10 टू पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू पावर 17 ओम मीटर। ओके, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट ना एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, एक कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो पाती है। A continuous path of an electric current through conducting wire connected to the two ends of the cell and other resistance is called electric circuit। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे हमने एक बैटरी ली है, इस बैटरी के थ्रू हमने क्या कल कैलकुलेट किया है? अमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किस लिए यूज होता है? करंट मीजर करने के लिए। अमीटर का यूज क्यों करते हैं हम? करंट मीजर करने के लिए। वोल्ट मीटर है, इसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर है, इसको पैरेलल में लगाते हैं। ये क्या काम करता है? वोल्टेज मीजर करता है। क्या काम करता है? वोल्टेज मीजर करता है। तो देखिए यहाँ पे सर्किट में अमीटर है, वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस है और बैटरी के थ्रू हमने की लगा के ये सर्किट कंप्लीट कर दिया। तो जो कंटिन्यूअस पाथ है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बहुत सारे सिंबल्स है आपको आने चाहिए, जैसे ये है इलेक्ट्रिक सेल, आपने देखा होगा किस लिए यूज होता है? वोल्टेज मीजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मीजर करने के लिए। इसका सिंबल क्या है? प्लस एंड माइनस। वंस अगेन बहुत सारी बैटरीज होती है तो उसको उस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। बहुत सारी नंबर ऑफ बैटरीज हैं तो केवल एक से पार नहीं पड़ती, तो हम बहुत सारे यहाँ पे लाइंस बना देते हैं। की किस तरीके से होती है? की ये क्या है? ओपन की, मतलब आपने स्विच क्या किया है? ओपन कर दिया है, अभी करंट फ्लो नहीं होगी। ओपन का मतलब क्या है? करंट फ्लो नहीं होगी। क्लोज का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, तो क्लोज का मतलब क्या है? यहाँ पे करंट बहुत आसानी से फ्लो हो जाएगी। वायर्स का सिंबल स्ट्रेट लाइन से शो कर देते हैं। अगर कोई वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो इस तरीके से शो करते हैं। मान लीजिए एक वायर है, दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है तो एक के ऊपर एक ले गए। बल्ब का सिंबल इस तरीके से शो किया जाता है ना। इसके बाद आगे चलते रेजिस्टेंस, अभी आपको बताया कि जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जहां पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, इसे हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज और पैरेलल जो कनेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ में भी पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर है, इसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब वंस अगेन आते कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन के ऊपर। तो जो कंडक्टर होते हैं, एक तो चीज ये कि इसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो हो जाती है। इंसुलेटर जिसमें करंट आसानी से बिल्कुल भी फ्लो नहीं होती है, जिसमें करंट का कंडक्शन ही नहीं होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती है मतलब इनका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत हाई है। और जो कंडक्टर है इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? बिल्कुल लो है। कंडक्टर, दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। करंट कैन इजीली फ्लो थ्रू सच मटेरियल। Insulator that have extremely high resistance and through which current cannot flow। ओके, तो ये डिफरेंस देखा हमने कंडक्टर में और इंसुलेटर में। इसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर बुक यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए जो हम सॉल्व करेंगे। वाई आर सब सब्सटेंस कंडक्टर एंड वाइल इंसुलेटर? ऐसा क्यों है कि कुछ सब्सटेंस है कंडक्टर है और कुछ इंसुलेटर है? भाई पहला तो देख ही लिया कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है? करंट इजीली फ्लो हो जाती है। इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है? कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस लो है, इंसुलेटर जिसका रेजिस्टेंस हाई है। थर्ड वन, कंडक्टर में बेटा हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कंडक्टर में हमेशा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इंसुलेटर में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, जबकि कंडक्टर में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो डिफरेंस देखा कंडक्टर और इंसुलेटर में। अब द नेक्स्ट वन इज कि व्हाई कैन आवर बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? ऑफ कोर्स होती है, करंट तो सभी को लगा होगा, है ना? लगा कि नहीं लगा है?
तो देखिए जब करंट सभी को लगा है तो ऑफकोर्स हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो जाती है? तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे फ्लो ऑफ चार्ज एंड आयन। और अगर हम अपनी बॉडी में देखें, तो बहुत सारी चीजें हैं, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बहुत सारे आयन्स है। तो इतने सारे आयन्स होने की वजह से यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसीलिए हमारी बॉडी को भी क्या बोला जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो देखिए कितने न्यूमेरिकल्स हैं? टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए द फर्स्ट वन फॉर्मूला, वंस अगेन रेजिस्टेंस का क्या है? वोल्टेज अपॉन करंट। एक और फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? रो एल अपॉन ए। रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, ए इज एरिया। अगर आपको एरिया नहीं गिवन है तो मोस्ट ऑफ केस में हम वायर का एरिया लेके चलेंगे। वायर क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है और सर्कुलर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप एरिया पाई आर स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? आर ए अपॉन एल, है ना। तो ये दो फॉर्मूले के ही ऊपर बेसिकली हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन द लाइट बल्ब इज 1000 ओम। मतलब रेजिस्टेंस कितना है? 1000 ओम है। If the bulb is fed by a current from a source of potential difference 230 volt, वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट है। How much current will flow through it? कितनी करंट फ्लो होगी? तो करंट का फॉर्मूला क्या है? V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 1000 ओम। कितना हुआ? 123, तो 0.23 एम्पियर इज द करंट इन द सर्किट। तो बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर। कोई कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ और रेडियस दिखते ही समझ जाओ कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। एंड रेडियस कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में ना थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो लेंथ है और रेडियस है ये हमें किस में लेनी है? मीटर में लेनी है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड करेंगे? 100 का। तो ये कितना हो गया बेटा? 0.50 मीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड करेंगे? 1000 का। भाई 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस है इसको भी हमने किस में कन्वर्ट किया है? किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो ये हो गया 0.050 मीटर। कैसे चेंज किया? यहाँ पे 2 जीरो थे, पहले पॉइंट लगाया, यहाँ पे 3 था तो 3 पहले, तो 2 तो 50 हो गए और 1 पहले हमने जीरो लगा के 0.050 कर दिया। इसके बाद आया इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ओम। रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टिविटी। तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी चाहिए, दैट इज रो, क्या हो गया? आर ए अपॉन एल। बट बेटा यहाँ पे ना एरिया नहीं दिया है, लेंथ और रेडियस गिवन है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3.14। आर कितना है? 0.050 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ओके, एरिया कैलकुलेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रो आर का वैल्यू कितना है? 30 है। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर से सॉल्व किया, ठीक है। क्यों किया एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर? क्योंकि वायर का जो एरिया है सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखी 3.14। आर कितना है? 0.050, तो 0.050 0.050 स्क्वायर है, इसलिए 2 टाइम्स लिखा है। और लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया है तो 0.50। आगे पॉइंट्स हटाने हैं, तो देखो किस तरीके से हटाए जाएंगे। सबसे पहले ये हो गया 30, ये 3.14 है तो 314 अपॉन 100। सबसे बेस्ट तरीका है 0.050, तो यहाँ पे आ जाएगा 50/1000, 1000 इधर आया, इधर भी आ जाएगा 50/1000 और इधर आ जाएगा 50 बाय, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर गया 100। अब कैंसिल आउट करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नीचे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे है 9 जीरो, ऊपर है 1 2
3 4, ऊपर है 4 0, तो 4 9 ऊपर गया, 9 में से 4 गया, कितना हुआ 5, तो 30 इंटू 314 इंटू 50 कितना आ गया यहाँ पे 10 टू पावर 5। अब हम इसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो रेजिस्टिविटी की आपको यूनिट याद होनी चाहिए, क्या होती है रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, मीटर होती, ओम मीटर होती है, तो यहाँ पे यूनिट लगा देंगे ओम मीटर। ओके, अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितनी है 0.24 एम्पियर, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट, तो जो वोल्टेज है वो कितना है 24 वोल्ट है, इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो गया V अपॉन I, वोल्टेज इज 24, करंट इज 0.24, पॉइंट लगाया ऊपर 100 आ गया, कैंसिल आउट किया तो कितना आया 100 ओम। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द करंट दैट विल फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, तो आपको वोल्टेज गिवन है 33 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ एन एप्लीकेंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 110 ओम। ओके, इफ द सेम करंट, अच्छा तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट कैलकुलेट करनी है। कौन सी करंट कैलकुलेट करनी है, जिसका वोल्टेज गिवन है 33 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 110 ओम। तो इस केस में हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा V अपॉन आर, वोल्टेज कितना है 33 एंड रेजिस्टेंस कितना है 110 ओम, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा 0.3 एम्पियर। भाई यहाँ पे 0 गया, 3.3 है, 11 3 33, तो 0.3 एम्पियर हमें करंट मिल गई। अब आगे बेटा ये बोल रहा है कि अगर हम सेम करंट किसी एप्लीकेंस में भेजे तो सेम करंट कितनी आई, जो इस पार्ट की करंट है 0.3 एम्पियर करंट, हम किधर भेज रहे हैं, किसी बॉडी में जिसका रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम है, तो उस केस में ना हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी, तो उस केस में ना वोल्टेज कितना होगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। V किसके इक्वल होगा, IR के इक्वल, करंट कितना है 0.3, रेजिस्टेंस कितना है 500, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 150 वोल्ट। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब हम आते हैं फिफ्थ वन पे, लास्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर एंड डायमीटर ऑफ 0.55 मिलीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, कॉपर वायर का, तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिसकी लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। इट्स ओके, एंड डायमीटर कितना गिवन है 0.5 मिलीमीटर। तो बेटा जब भी डायमीटर गिवन हो ना तो हाथों हाथ आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस का वो रेडियस कैलकुलेट करनी है। डायमीटर से डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करोगे, रेडियस कैलकुलेट करोगे, तो ये क्या हो गया 0.5/2 मिलीमीटर। तो 0.5/2 कितना हुआ 0.25, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ का। अब आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आपके पास लेंथ है, आपके पास रेडियस है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो आर का फॉर्मूला क्या हुआ ρL/A, लेंथ है। देखिए बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है, कॉपर वायर है, कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कितनी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आई होप सो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, रेजिस्टिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको 110% क्वेश्चन में मिलेगी। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुटअप करी, रो की वैल्यू पुटअप करी 1.7 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ पुटअप करी 1000 मीटर, एरिया पुटअप किया, एरिया तो दिया नहीं है, एरिया का क्या करें, एरिया को सॉल्व करते हैं πr² से। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर कितना है 0.25 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे πr² कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करके। 0.25 है तो 0.25 ना 2 टाइम्स लेंगे और 10⁻³ ये भी 2 टाइम्स लेंगे। इसके बाद बचेगा हमारा कैलकुलेशन पार्ट, क्या बचेगा, केवल कैलकुलेशन पार्ट। तो ये हो गया 0.25 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 10⁻³ अब आगे हमें करनी है केवल कैलकुलेशन। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि देखो यहाँ पे लेक्चर क्लास में अगर हम एक एक कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी,
तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कितनी टाइप की कैलकुलेशंस हो सकती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज पुट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ऑफ कोर्स उस पर भी एक वीडियो बना लेंगे ताकि आपसे कितने भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होना सॉल्व हो जाए। जीरो कैसे लगाना है, पॉइंट कैसे हटाने हैं, ऊपर नीचे कैसे करना है, थोड़ा सा भी डाउट है पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ऑफ कोर्स मैं कैलकुलेशन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी, इसके बाद आप कितनी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी वो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए ओम्स लॉ पे बेस्ड, रेजिस्टेंस पे बेस्ड। आई होप सो आप सभी को आज रेजिस्टेंस के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।